महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी है। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद नजदीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भरोसे सरकार वो कैसे बनाएगी, यह मंत्र उसे अभी भी चाहिए, क्योंकि उसके साथ सहयोगी दल, चाहे वो रामदास अठवले हों, चाहे वो राजू शेट्टी की पार्टी हो, या फिर धनकर समाज का जुड़ा हुआ वोट बैंक हो, वो सब भी जुट जाए तो भी बहुमत के आंकड़े से चंद सीट पीछे एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। ये रास्ता शिवसेना की दिशा में जाएगा क्या? शिवसेना कोई फैसला लेने से पहले कोई बड़ा सौदेबाजी की दिशा में अपने हाथ तो नहीं रख देगी? ये सारे सवाल इस दौर में अनसुलझे हैं। 19 तारीख के बाद ही फैसला होगा। लेकिन आइए हम आपको दरअसल दिखलाते हैं कि एग्जिट पोल जो इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो की तरफ से किया गया है, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है और एक ऐसी स्थिति क्यों बन रही है जिसमें हमें सरकार कैसे बनेगी, इस दिशा में लगातार सोचना भी पड़ेगा और कवायद भी करनी पड़ेगी। नेताओं से बात हो उससे पहले हम आपको जरा दिखलाते हैं कि इस परीक्षा का मतलब क्या था, और ये परीक्षा जरा से आगे निकल जाए तो ये एक स्थिति बन रही है। इस स्थिति का मतलब है बीजेपी 124 सीट, शिवसेना 71 सीट, कांग्रेस 35 सीट, एनसीपी 29 सीट, एमएनएस 7 सीट और अन्य 22 सीट। इस लिहाज से अगर समझें तो अगर केंद्र में बीजेपी है 124 का मतलब अब भी है कि 20 सीट कम से कम और चाहिए। वो 20 सीट जाहिर है हर किसी के जहन में ये आ सकता है कि अन्य की तादाद, क्योंकि शिवसेना से झगड़ा इतना कड़ा और इतना तीखा हो चला कि ये दो आंकड़े मिल जाएं तो बहुमत मिल सकता है। लेकिन इस 22 में क्या कुछ ऐसे होंगे नेता जिनकी ताल्लुकात शिवसेना, कांग्रेस या एनसीपी से ज़्यादा करीब होगी, तो फिर मुश्किल आ जाएगी। और अगर इसमें जो अन्य की तादाद है, इसमें अगर राजू शेट्टी की पार्टी हो, शेतकरी का जिक्र हो, या रामदास अठावले का जिक्र हो, आरपीआई का जिक्र, उन सबसे इतर भी अगर आंकड़े पूरे ना हो, तब बीजेपी क्या करेगी? तब बीजेपी के पास एकमात्र और आखिरी रास्ता यही बचता है कि वो अन्य के भरोसे ना रहे और शिवसेना के साथ सौदेबाजी करे, शिवसेना को समझाए, पता है कि साथ आना होगा, हम लोग की लाइन एक है, विचारधारा एक है, आने वाले वक्त में देखेंगे, जो हुआ सो हुआ। बहुत आसानी से 195 सीट मिल जाती है 288 में से, और पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार चलेगी। किसका मुख्यमंत्री होगा, कैसे होगा, ये बात की जा सकती है। लेकिन क्या शिवसेना इसे पचा पाएगी? अगर शिवसेना नहीं कह देती है और उसके बाद शिवसेना खुद को केंद्र में रखती है, तो शिवसेना 71 सीट के साथ क्या करेगी? एनसीपी बिल्कुल साथ आ सकती है, क्योंकि लगातार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है खुले तौर पर, लेकिन यह आंकड़ा 100 के ऊपर जा नहीं रहा है और अब भी सीट चाहिए। एमएनएस फोन की घंटी खटखटाएगी, एमएनएस साथ आके खड़ा हो जाएगा, 107 सीट, फिर भी मसला उलझा हुआ है। इस 22 में से कितनी सीटें आएंगी साथ में, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस पूरे 22 को अगर हम साथ में लाके खड़ा कर दें तो स्थिति देखिए जरा, इसको और बीच में ले आते हैं, ये पीछे चला जा रहा है बार बार। इसका मतलब है कि सभी साथ नहीं देंगे। 129 सीट, यानी बाहर से समर्थन देने की स्थिति में अगर कांग्रेस इस पूरे आंकड़े के साथ आ जाती है, ये किसी भी राज्य में स्थिति आज तक बनी नहीं है कि बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति आ जाए और उसमें कांग्रेस भी शरीक हो जाए। ये किसी राज्य में आज तक हुआ नहीं है। क्या ये प्रयोग महाराष्ट्र में होगा? और यहीं से सवाल सबसे बड़ा निकल रहा है, बीजेपी ने एकला चलो की नीति राजनीतिक तौर पर चुनावी दृष्टिकोण से अपनाई, या भविष्य की विचारधारा के तौर पर माना कि लोकसभा में जो जीत मिली उसमें बीजेपी को अब एकला चलो चलना है और बीजेपी अपने बूते चलेगी। इसलिए हम बातचीत के सिलसिले को बीजेपी की 124 सीटों को बीच में रखकर शुरू कर रहे हैं। और इन सब में हमारे साथ सबसे पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। ये सवाल हर जहन में है कि अगर बीजेपी अपने बूते नहीं महाराष्ट्र में आ पाती है, तो क्या उसे शिवसेना की चौखट पर जाना होगा या शिवसेना खुद उसकी चौखट पर आ जाएगी? ये एक मुश्किल सवाल सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हर के जहन में है। हमारे एग्जिट पोल में हंग असेंबली की स्थिति है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा, सिद्धार्थ जी? संजय जी, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं और कि हम लोगों की पूर्ण रूप से बहुमत नहीं आएगी। ये हो सकता है एक स्टैंडर्ड रिप्लाई हो जब तक कि रिजल्ट नहीं आता, लेकिन उसको लॉजिकली हम कंक्लूड करें या उसके बारे में लॉजिकली सोचें तो ये देखा है कि पिछले 2007 से मैं कहीं एक आकलन लेता हुआ चलूं असेंबली इलेक्शंस का पूरे देश भर में, चाहे वो यूपी के अंदर मायावती को 2007 में लूं,
फिर 2012 में मैं कहीं समाजवादी पार्टी के लूं, फिर मैं उसमें कर्नाटका चला जाऊं, मैं राजशेखर रेड्डी के पिता वो उनका ले लूं, कांग्रेस का ले लूं। बहुत जगह आप देखेंगे सरकारें जो भी बनी है पूर्ण बहुमत के आधार पर निकलती जा रही हैं और ये ट्रेंड एक बन गया है। वो ट्रेंड इसलिए बना है जो मेरा मानना है वो, क्योंकि अब गवर्नेंस का इशू है मेन डोमेन में। पॉलिटिकल जो हम लोग डिस्कोर्स कहते हैं या पॉलिटिकल जो राजनीतिक भाषा कहते हैं, उसके अंदर पब्लिक के दिमाग में ये चीज है कि आप जहां तक कि पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरा ही धक्का मार देंगे। तो ये एक परिस्थिति बनती जा रही है और उसके आधार पर मुझे लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। और कहीं मैं आपके जो सर्वे है मैं उसके हिसाब से चलूं, दूसरे एक और चैनल में था वहां तो पूर्ण दिखा दिया था। मेरे ख्याल से एक ट्रेंड दिख रहा है और ट्रेंड यही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में और हरियाणा में बन के उभर रही है। बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए उनको सरकार बनाने में किसी भी रूप में, और कैसे होगा क्या होगा वो तो एक्चुअल अरिथमेटिक के ऊपर ही हो सकता है और जब वो 19 को सामने आएगा। सिद्धार्थनाथ जी जोड़ा छोटा छोटा जवाब देंगे तो हम एक लंबी पारी खेल पाए, हम दोनों इस दिशा में बढ़ पाए। सवाल अब ये है, बीजेपी पहली बार महाराष्ट्र में सबसे बड़े पार्टी के तौर पर उभर रही है। महाराष्ट्र की पूरी सियासत मराठी मानुष के इर्द गिर्द और शिवसेना की राजनीति के इर्द गिर्द रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या आप देख रहे हैं कि इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना खत्म होने की दिशा में बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता। आपका जो सर्वे भी है वो 71 तक की दे रहा है उनको, तो खत्म होना तो मुझे नहीं दिखता कि किसी प्रकार से वो खत्म होएगी। हाँ, अब हर पॉलिटिकल पार्टी छोटी हो, रीजनल हो या केंद्र की हो, उसमें हम भी इंक्लूड हो रहे हैं, ये जो बदली हुई परिस्थिति हो रही है मतदाताओं के मूड की, उसको समझ के हम लोगों को आगे का चुनावी गठबंधन तैयार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोग को सबको आगे जाना पड़ेगा। जी, शिरीष सावंत जी, क्या एमएनएस या राज ठाकरे अब ये सोचेंगे कि कम से कम ठाकरे परिवार को बंटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए, अगर सत्ता साधनी है तो? नहीं, देखिए ये तो उनका पारिवारिक मामला है। दो भाई है, कभी भी एक साथ आ सकते हैं। वो तो पारिवारिक मामला है उनका, तो वही तय कर लेंगे। राजनीति से उनका काफ़ी ये नहीं लग रहा है मुझे तो लगाव। जब चीज़ हो जाएगी तो हो ही जाएगी, ऐसे लग रहा है। नहीं, क्या अलग रहना, और चूंकि बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर ही अलग हुए, उससे इतर राजनीति नहीं कर रहे हैं, उस नाम को लेकर हर कोई झुकी जाता है, एमएनएस में हो या शिवसेना में हो। अब बंटना नहीं चाहिए। लगता ऐसा कि दोनों की राजनीति में फर्क है, दोनों की राजनीति में फर्क है। ओके। माननीय राज साहब जी इस वक्त जो आए हैं वो विकास के मुद्दे पे आए हैं। उन्होंने एक महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट बनाई है और वो महाराष्ट्र के सामने रखी थी। शिवसेना जो है वो मराठी अस्मिता के मुद्दे पे आई थी। तो दोनों अपने अपने मुद्दे को लेकर इस चुनाव को सामने गए थे। क्या एमएनएस तो को बर्दाश्त है आगे जाके कि देखेंगे जो अगर उत्तर भारतीय लोग वहां पर आते हैं वो बर्दाश्त करने की स्थिति में है? राज साहब जी का यही मानना है कि जो यहाँ के भूमिपुत्र है, जो यहाँ पे जन्म लेते हैं, उनको यहाँ पे हम सम्मान करेंगे। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग महाराष्ट्र इसके आगे कितना तक ये ले पाएगा। तो आपके ब्लूप्रिंट में मराठी मानुष का जिक्र हो गया ना? इसमें कोई, हम भूमिपुत्र की बात करें, अगर कोई भी आदमी हो यहाँ जन्म लेता है वो भूमिपुत्र हो जाता है, वो मराठी हो या किसी भी धर्म जात का हो या किसी भी प्रदेश का हो। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना के लिए, अच्छा समीर दलवी साहब हमारे साथ, हमारी आवाज आ रही है? ओके, उनके पास भी नहीं आवाज पहुंच पा रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हम उनसे जुड़े, उससे पहले एक सवाल और हर जहन में है। एकला चलो आपकी राजनीतिक विचारधारा है या राजनीतिक स्ट्रेटजी है? नहीं, ना ही विचारधारा ना स्ट्रैटेजी है।
प्रश्न जी, क्योंकि ना हमने बोला था कि शिवसेना से गठबंधन टूटना चाहिए। शिवसेना ने अपने हिसाब से जो समझा, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमारा ये था कि जो जमीन पे हकीकत है उसको आप रिकग्नाइज करिए। आज देखिए, आपका भी सर्वे कह रहा है 119 सीटों पे लड़ते थे, आज 124 आप ही दे रहे हैं। तो जितने पे लड़ते थे उससे ज्यादा हम आपका सर्वे दिखा रहा है। तो वो एक जो ग्राउंड परिस्थिति थी उनको भी समझनी चाहिए थी। वहां पे कहीं उनके समझ नहीं आया। मैं इतना ही कह सकता हूं। अकेला चलो की नीति नहीं है। हमारे साथ जो भी एनडीए में आया है हम उसका स्वागत करते हैं, जो आना भी चाहेगा उसका भी स्वागत करते हैं। देश को मजबूत करना है, देश का विकास करना है, यही एजेंडा रहेगा। कोई अकेला चलो की स्ट्रैटेजी नहीं है, ना ही विचारधारा है। विश्नोई का कहना था कि आपने उन्हें निकाल दिया हरियाणा में। अब ऐसा है, महत्वाकांक्षा कहीं बढ़ जाए और ग्राउंड की रियलिटी ना समझें तो बड़ी कठिनाई होगी हम लोगों को आगे चुनाव में गठबंधन के हिसाब से चलने में। मैं मानता हूं कि बिश्नोई जी हमारे साथ पहले आए थे, लेकिन हरियाणा की जनता क्या मांग रही है बिश्नोई जी भी जमीन पे रह के देख सकते थे। उनको समझ थी, मगर शायद कार्यकर्ताओं से घिरे होके वो ना समझे हों। वही हालत शिवसेना जी की भी थी। तो पॉलिटिक्स अब नया रूप, नया चेहरा, नया कलर ले रही है। उसको कहीं हम लोग समझेंगे तो किसी को कठिनाई नहीं होगी। पॉलिटिक्स का ये नया चेहरा और नया रास्ता जो बन रहा है, क्या उसके नायक नरेंद्र मोदी हैं? स्वाभाविक है कि वो एक देश में उनकी पहचान, उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी बनती जा रही है कि लोग उनके नाम पर उनके जो काम है उसको वोट कर रहे हैं। तो ये एक नई पॉलिटिकल परिस्थिति भी आप मान के इसको चल सकते हैं। ये एक नया चेहरा है राजनीति का। तो ये हो सकता है कि कुछ सालों बाद फिर बदले, लेकिन गुड गवर्नेंस को मोदी जी के साथ जोड़ा जाता है। और आज के दिन में मतदाताओं के बीच में, मैं ये नहीं कहता कि जाति की राजनीति खत्म हो गई है, मगर जाति की राजनीति के ऊपर उठते हुए देश आज गुड गवर्नेंस और विकास का रास्ता राजनीतिक पार्टियों से मांग रहा है और उनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप लोग इस रास्ते पे चलिए। ओके, शिरीष सावंत, एक सवाल हर जहन में रहता है कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा बने, नरेंद्र मोदी ही सियासत थामे हुए हैं। और जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो राज ठाकरे ने चुनाव लड़ने का फैसला इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े थे। क्या एमएनएस ये मानकर चल रही है कि हर वो शख्स जिसके जरिए उसको लगता है, आज नरेंद्र मोदी के जरिए लगा, कल कुछ और लगेगा, तो वह चुनाव नहीं लड़ेगी? या उसको लग रहा था कि नहीं, लंबा चलना है तो कुछ जगहों पर साथ दे देना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि पिछले जो चुनाव हुई उसके पहले कांग्रेस ने और ये जो सरकार ने इतना कुछ बुरा किया था कि उसको बदलना जरूरी था। और राज साहब ने खुद ही बताया था कि इस देश के पंतप्रधान होने के लायक नरेंद्र मोदी जी है, और उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया था। तो जब ये स्टेट के चुनाव आते, महाराष्ट्र के चुनाव आते विधानसभा के, उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पक्ष है, जो देश में रूल कर रही है, उसको स्टेट में नहीं आना चाहिए। ये हमारा सोचना है। ओके, इसलिए ये चुनाव है जो हम कह रहे हैं कि मोदी जी का हम सपोर्ट नहीं कर रहे उस। ओके, तो ये बताइए, आप समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे थे या जीतने के लिए लड़ रहे थे? बिल्कुल जीतने के लिए कर रहे थे, इसलिए तो हमने तो नरेंद्र मोदी अगर एक मिनट आप अगर जीतने के लिए लड़ रहे थे तो आपकी थ्योरी गलत हो गई ना। मोदी जी अपना आए, चुनाव जीत कर चल दिए। हम महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे और वो शिवाजी महाराज का नाम लेकर चुनाव लड़ रहे थे। ओके, हम तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ इसके बाद कांग्रेस के नेता भी जुड़ जाएंगे और